हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 का नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। इस यूनिट में हमारे पास सिर्फ दो चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर में आप बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन से शुरू करेंगे और उसके बाद जो भी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस उसके साथ इन्वॉल्व है उसके बारे में जानेंगे और अगले चैप्टर में हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो अगर कोई भी चीज़ पढ़नी है, कोई भी चीज़ का एप्लीकेशन करना है, तो सबसे पहले उसको लेकर के क्या रूल्स हैं, हमको ये तो जानना पड़ेगा। तो वही प्रिंसिपल्स हमको पढ़ना है। प्रिंसिपल्स भी बेसिकली मतलब रूल्स। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के साथ। तो सिंपली बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ह्यूमंस बहुत ही ग्रीडी और बहुत ही स्मार्ट स्पीशीज है। या ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही चालाक स्पीशीज है जो कि अपने यूज के हिसाब से चीज़ों को करती है। तो हम लोग कुछ लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज या उनके एंजाइम्स का यूज ऐसे करते हैं ताकि हम अपने फायदे के लिए कुछ नए प्रोसेसेस डेवलप कर सकें या नए प्रोडक्ट्स बना सकें। तो जब भी कभी हम ऐसा करते हैं तो वो पूरा ही बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। अब ये तो हो गई बहुत ही लेमैन की भाषा में डेफिनेशन। तो हमारे पास आई यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसने कहा कि मैं एक स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन देती हूँ। अब इसमें क्या है कि अगर कभी भी कोई इंस्टीट्यूशन आता है जो कोई भी वर्ड बताता है या कोई भी डेफिनेशन बताता है तो उसको आपको एज इट इज वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ेगा और वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ईएफबी। की पॉइंट यहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। इसका दिया हुआ डेफिनेशन है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है। नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिजम्स के सेल्स या ऐसे ही सेल्स या उन सेल्स के पार्ट्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स और उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, इन सब का इंटीग्रेशन मतलब एक साथ आना मिलना। क्यों? फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसको ही कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। करते क्यों है? क्योंकि ह्यूमंस के यूजफुल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाने के लिए। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों के साथ डील करती है। पहली, माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस, जैसे कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना। ये तो हमने माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में इन सब के बारे में पढ़ा ही था। दूसरा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में हम सबने पढ़ा है। जब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी हमने पढ़ा था। उसके बाद सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ अ जीन, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। इतनी सारी चीज़ों में बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। इतनी सारी चीज़ों के साथ बायोटेक्नोलॉजी डील करती है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ जानने के लिए, कोई भी चीज़ का यूज़ करने के लिए हमें उससे जुड़े हुए जो भी रूल्स हैं उनको पता करना पड़ेगा ताकि हम करेक्ट मेथड्स के साथ उसको कर पाए। तो पहला क्या है? पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पर जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए या आरएनए होता है उसको केमिकली ऑल्टर किया जाता है। मतलब उसको काटा छांटा जाता है, अपने हिसाब से उसको अल्टर किया जाता है और उसको किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। सपोज कोई ये तुम्हारा डीएनए का पीस था जिसमें से कोई यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा डिजायर था, इसको मुझे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना है। अब उसके बाद होस्ट में डालने के लिए हमें पहले एक वेक्टर के साथ इसको ऐड करना होता है, देन हम इसको होस्ट में डाल पाते हैं। तो इस और उससे क्या होगा? होस्ट के फिनोटाइप में चेंज आएगा, होस्ट का फिनोटाइप बदल जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आती है पूरी की पूरी तुम्हारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है। दूसरी बात है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो वाइल आप ये सब कुछ कर रहे हैं आपके पास एक कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, एम्बियंस मतलब एनवायरनमेंट, इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस फॉर ग्रोइंग डिजायर्ड माइक्रोब और यूकेरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है। तो पहली बात क्या हो गई? हमारे जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करके होस्ट में डालना ताकि होस्ट की फिनोटाइप बदल सके, इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये सब चीजें जब तक चल रही होंगी तो एक सूटेबल एनवायरनमेंट का बनाना, बनाए रखना, कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट का बनाए रखना ही कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। चलो अब आ जाते हैं 3 स्टेप्स के ऊपर। ठीक है।
तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब जेनेटिकली मॉडिफाई करना होगा उसमें कौन कौन से स्टेप होंगे? पहला पहला तो तुम डीएनए पहचानोगे जिसमें तुम्हारे डिजायरेबल जीन्स होंगे। ये तो नहीं कि कोई भी जीन उठा के डाल दिया, नहीं, डिजायरेबल जीन। और डीएनए तो बहुत लंबा है, उसमें से हमारा डिजायर्ड पोर्शन थोड़ा सा ही छोटा सा होगा, उसको कट करना होगा। तो इसीलिए पहले डीएनए का वो पोर्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें हमारा डिजायरेबल जीन है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। होस्ट में अब उसको डालना पड़ेगा। तीसरी बात, अब होस्ट में डालने का हमारा एक पर्पस तो है होस्ट का फिनोटाइप चेंज करना। इसके साथ साथ हमारा एक और पर्पस भी है कि ये जो होस्ट का फिनोटाइप चेंज हुआ है, ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये आगे इनहेरिट भी करे। ये इस फिनोटाइप में जो चेंज आया है, जेनेटिक वेरिएशन जो इसके अंदर आया है, इसको ये इनहेरिट भी करे, अपने प्रोजेनी में भी ये चेंजेस को ट्रांसफर करे। तो हम क्या चाहेंगे कि जो डीएनए या आरएनए जो भी हमने ट्रांसफर किया है उस होस्ट में, हमारे डिजायर्ड वाला जेनेटिक मटेरियल, वो उसके प्रोजेनी में भी ट्रांसफर हो। ठीक, तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाई करने को लेकर के। एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें एक डीएनए ढूंढना है जिसपे हमारा डिजायरेबल जीन हो। दूसरा, उसको होस्ट के अंदर डालना है। तीसरा, हमें मेक श्योर करना है कि वो जो डीएनए है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है होस्ट सेल के अंदर, वो अपनी प्रोजेनी में भी वो ट्रांसफर करे, उस चेंज को, उस डीएनए को वो ट्रांसफर करे। ऐसा ना हो कि होस्ट में जाकर के या तो वो डाई कर जाए या फिर वो होस्ट तक ही रह जाए। ओके, अभी चलते हैं हम आगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स करते कैसे हैं और करना क्यों है, पहली बात देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो होता था ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन पहले के टाइम पर, उसमें क्या होता था, जो डिजायरेबल जीन्स थे और अनडिजायरेबल जीन्स थे, दोनों ही आ जाते थे। लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम सिर्फ डिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारे पास ये फायदा आ गया है। दूसरी बात, तो ये जो हमने डीएनए आइडेंटिफाई किया, उसको जब हम होस्ट में डालेंगे, उसको डालने के लिए हमको एक हेल्पर की ज़रूरत है, एक गाड़ी की ज़रूरत है। और वो रोल निभाता है वेक्टर। ठीक, वेक्टर जैसे कि प्लाज्मिड वेक्टर्स। प्लाज्मिड क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो ये हमारे पास गाड़ी का काम करता है। तो जो हमारा डिजायर्ड जीन है जो हमने डीएनए से निकाला है, उसको ये अपने पे बिठाकर अपने साथ अटैच करके ये हमारे होस्ट सेल में डालेगा। अब साथ ही साथ अब देखो आगे हम क्या करते हैं। तीसरी बात, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन दी होस्ट। होस्ट में भी वो जो डीएनए जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका मेंटेनेंस होना कि वो डाई कर जाए, और साथ ही साथ वो डीएनए उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफर करे। ठीक है, तो अब ये जो पीस ऑफ एलियन डीएनए है जो बाहर से हमने जो सेलेक्ट किया है, उस डीएनए में ओ आर आई अगर हुआ नहीं होता है जनरली, तो इसलिए क्या होता है कि रेप्लिकेशन वो नहीं कर पाता। इसीलिए हम यहाँ पर वेक्टर का यूज करते हैं। वेक्टर के पास ओ आर आई होता है। तो सिंस इस डीएनए के पास नहीं है, तो अगर हम डीएनए को समहाउ डाल भी दें किसी होस्ट के अंदर, तो वो तो अपने आप को रेप्लिकेट कर ही नहीं पाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम उसको वेक्टर के साथ अटैच करते हैं। वेक्टर के पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है जिसको ओ आर आई कहते हैं। ठीक, ये रेप्लिकेशन को स्टार्ट करती है। तो जब रेप्लिकेट करेगा, जब अपनी कॉपीज बनाएगा, तभी तो वो प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जो एलियन डीएनए है वो रिसिपिएंट जीनोम में पहुंच जाता है क्योंकि उसके पास ओआरआई होता है। वहां पर वो मल्टीप्लाई करता है और इनहेरिट हो जाता है होस्ट डीएनए में, उसके प्रोजेनीज में। देखो यहाँ पर इन्होंने ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छा से बना के रखा है। एक बैक्टीरियल डीएनए है, ये प्लाज्मिड है। यहाँ से देखो हमने एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लिया, मतलब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में हमारा डिजायर्ड जीन अटैच हो चुका है और ये हमारा होस्ट सेल है। ठीक, अब उसके बाद दोनों मिलकर के क्या हो गया, जब ये इसमें चला गया तो ये बन गए ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रूल्स। रूल्स क्या क्या हैं ये सब करने के लिए हमारी बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ रूल्स दिया है। बिना रूल्स के तो कोई भी काम नहीं पॉसिबल होता है। तो हम पहले पढ़ते हैं रूल्स। अब देखो, ये जो प्रोसेस है ऑफ जॉइनिंग एंड इंसर्टिंग अ फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस डेफिनेशन को आपको एज इट इज याद कर लेना है। ये जो डेफिनेशन है इसको एज इट इज ही याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे हमने मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, और ये क्वेश्चन लगभग हर सैंपल पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा।
और काफी साल में काफी पीवाईक्यूज में आपको मिलेगा। उसके बाद फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, पहला जो आरडीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम आरडीएनए लिखते हैं। ये प्रोड्यूस हुआ था 1972 में बाय ए साइंटिस्ट स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर। इनकी फोटो यहाँ बनी हुई है। दे आइसोलेटेड एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन फ्रॉम अ प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहला जो है ये प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहला प्लाज्मिड कहाँ से आया था, तुम लिखोगे साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से आया था फर्स्ट प्लाज्मिड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, कब बना था? 1972 में। किसके द्वारा? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर के द्वारा। तो यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने की संभावना है। ये वाला जो स्लाइड है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अभी देखो इसके बाद तो इन्होंने क्या किया, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन्होंने आइसोलेट किया। इसको इन्होंने प्लाज्मिड वेक्टर के साथ लिंक किया, ठीक, और इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, ये जो जीन था वो एक्सप्रेस भी हुआ और मल्टीप्लाई भी हुआ इकोलाई के अंदर जाकर के। अब देखो एक पिक्टोरियल फॉर्म में हम देख लेते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो 3 चीजें आएंगी, आप लिख देंगे। पहली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दूसरी क्लोनिंग वेक्टर, तीसरी कॉम्पिटेंट होस्ट। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या, तुम्हारा डीएनए बहुत लंबा है, उसको काटना पड़ेगा क्योंकि उसका एक डिजायर्ड जीन वाला पोर्शन ही हमको चाहिए, तो काटना तो पड़ेगा। तो काटने के लिए हमको सीजर चाहिए। अब तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल को जो काटे उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर सीजर, और इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये जो कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये तुम्हारे मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक जगहों से कट करते हैं। उसके बाद है क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर तो चाहिए क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर नहीं होगा तो वो होस्ट सेल में जा करके मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और प्रोजेनी में ट्रांसफर भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए ओ आर आई का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओ आर आई क्यों चाहिए? टू मल्टीप्लाई एंड प्रोजेनी में जाने के लिए, एंड टू बी ट्रांसफर्ड इनटू प्रोजेनी। क्योंकि ओ आर आई ही तो स्टार्ट करती है ना, इट स्टार्ट्स रेप्लिकेशन, इसका नाम ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो जब तक रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, प्रोजेनी में नहीं जाएगा। इसीलिए एक वेक्टर का होना हमारे पास बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और एक कॉम्पिटेंट होस्ट भी। अगर उस होस्ट के सेल का अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पर ये प्लाज्मिड वेक्टर खुद ही सर्वाइव ना कर पाए, तो उस केस में तो हमारा ये पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन नहीं पाएगा। इसीलिए हमारे पास एक कॉम्पिटेंट होस्ट का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे चलते हैं। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ बातें डिटेल में पढ़ते हैं। इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे जेनेटिक मटेरियल्स को कट करती हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए। उसमें क्या कट करती हैं? हमारा डिजायर्ड जीन वाला पोर्शन, जिसको हमको एक वेक्टर में अटैच करके होस्ट के अंदर इंसर्ट करना है। क्यों? ताकि हम उसका फिनोटाइप चेंज कर सकें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकें। चलो, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक साइट पे, फ्रैगमेंट्स बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, दे बिलोंग टू अ क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज न्यूक्लियेज। तो अगर ये क्वेश्चन आता है उसे ऑब्जेक्टिव में कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन सी क्लास से आती हैं, तो आप लिख देंगे न्यूक्लियेज से। 1963 में दो एंजाइम जो कि रेस्ट्रिक्टिव ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफेज के, इकोलाई के अंदर, इकोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज के रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ के लिए दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे। इन दो एंजाइम्स में से एक एंजाइम मिथाइलेशन करती थी, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड करती थी डीएनए में, और दूसरी जो एंजाइम थी वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थी, वो डीएनए को कट करती थी। ठीक, अभी तक में मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं आराम से। कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? 900। और कितने स्ट्रेन्स से? 230 स्ट्रेन्स से। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां भी डेटा आ जाए, बहुत कम डेटा है, जहां भी डेटा है आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनने का चांस जहां भी डेटा हो, ईयर हो, साइंटिस्ट का नाम हो, वहां से बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने का।
इसके बाद चलते हैं नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने देखा, अब देखते हैं नेमिंग कैसे करते हैं। इसकी नेमिंग के लिए सिंपल सी चीज है, ये कौन से होस्ट से आया है। इट डिपेंड्स अपॉन द होस्ट, डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनिज्म इट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम। जिस भी ऑर्गेनिज्म से इसको निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है, उसके ही बेसिस पे इसका नाम, उसके नाम के बेसिस पे ही इसका नाम होता है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो पहला लेटर होता है वो जिस ऑर्गेनिज्म से लिया गया है उसके जीनस को दर्शाता है। उसके बाद के दो लेटर्स उसकी स्पीशीज को दर्शाते हैं, ठीक। और उसके बाद का जो तीसरा है वो उसके स्ट्रेन को दर्शाता है, और जो चौथा होता है वो उसके ऑर्डर को दर्शाता है, जिस ऑर्डर में वो आइसोलेट किया गया है उस बैक्टीरियल स्ट्रेन से। फॉर एग्जाम्पल इको R1 का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। इकोलाई से आया है इसीलिए इसका जीनस सबसे पहले आया, कैपिटल ई। स्पीशीज से बाकी के दो लेटर्स आए, स्ट्रेन से ये आर आया है, कैपिटल आर। और लास्ट में जो रोमन में 1 लिखा हुआ है ये आता है हमारा जिस ऑर्डर में एंजाइम आइसोलेट हुआ है वहां से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में कुछ और भी बातें हैं। दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियेसिस, दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियेसिस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, तुम्हारे डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देता है, मतलब एंड पे कट करता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमको तो चाहिए जो स्पेसिफिक जगह पे काट सके। स्पेसिफिक जगह, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो हमारा डिजायर्ड जीन फ्रैक्शन है, जो हमारा डिजायर्ड जीन वाला एरिया है वो एकदम एंड पे हो। तो जो एंडोन्यूक्लिएजेस होते हैं ये डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशंस पे काटते हैं, मतलब हमारा डिजायर्ड जीन ये कट करके निकाल सकते हैं। ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस से बाइंड करते हैं और डीएनए स्ट्रैंड को स्पेसिफिक पॉइंट से कट करते हैं। जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिला था वो था हिंद 2। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आ सकता है। इट कट्स डीएनए बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स, ठीक। इसको कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जैसे ये वाला देखो, हिंद 2 का रिकॉग्निशन साइट ये है। ऐसे ही इको R1 का रिकॉग्निशन साइट है GAATTC, जो यहाँ पर लिखा है ना, GAATTC। ये तुम्हारे इको R1 का रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानती है। पैलिंड्रोम कब कहते हैं, जब उल्टा सीधा एक समान हो। मतलब अगर 5' to 3' डायरेक्शन में पढ़े और दूसरे के 3 to 5 में अगर पढ़े तो हमारा सेम अगर आए तो उसको कहेंगे हम पैलिंड्रोम, ठीक है। अगर सेम उस पे भी अगर तुम पढ़ रहे हो तो भी अगर वो सेम आता है दोनों ही डायरेक्शन से पढ़ने में, उसको कहते हैं पैलिंड्रोम। मतलब हिंदी में सीधा सीधा कह सकते हैं उल्टा सीधा एक समान। तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है एक एग्जाम्पल मलयालम का, अगर इधर से पढ़ें तो भी सेम, इधर से पढ़ें तो भी सेम। तो जब ऐसा होता है इसको कहते हैं एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसमें दोनों ही तरफ से पढ़ने पे सेम ही लेटर्स आए, ठीक है। तो हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को पहचानता है और वहां पे ही कट करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि हमारा जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ये कभी भी एंड पे नहीं कट करता है। ये एंड से थोड़ा सा पहले से कट करता है और सेंटर से थोड़ा बाहर से कट करता है, जिससे क्या होता है कि लास्ट में स्टिकी एंड्स रह जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पैलिंड्रोम साइट, ठीक है। पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से नहीं कट करती है ये दो बेसिस। इट कट्स बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड, ठीक है। सेम दो बेसिस, दोनों साइड के सेम दो बेसिस के बीच में से कट करती है, जिससे क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस एंड पे रह जाती हैं। और वो जो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस जो रह जाती हैं उनको कहते हैं स्टिकी एंड। जैसे यहाँ पर देखो, ये GAATTC के, और इधर इसके G के ऑपोजिट में C आएगा, इसके ऑपोजिट T, इसके ऑपोजिट T, इसके ऑपोजिट A, इसके ऑपोजिट A, इसके ऑपोजिट G। तो ये यहाँ से कट करेगी और यहाँ से कट करेगी, ठीक है। तो एक सीक्वेंस जो है तुम्हारा कट होकर के ये वाला बचेगा और एक ये। तो देखो इसके में से क्या बचा, ऊपर G, यहाँ पर C, यहाँ पर T, यहाँ पर T, ऊपर A और यहाँ पर A।
और दूसरा वाला कौन सा बचा? फिर ए टी टी सी और नीचे बचा जी। तो ये जो हैंगिंग है, ये दोनों ही जगह पे जो ये जी जी हैंग कर रहे हैं, ये दोनों ही मिलकर के क्या बना रहे हैं? स्टिकी एंड्स। यही होते हैं स्टिकी एंड्स। अब देखो, ये जो स्टिकी एंड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स के साथ। ये जो स्टिकीनेस है, ये डीएनए लाइगेज के एक्शन को बढ़ावा देती है, बढ़ाती है, डीएनए लाइगेज के काम को आसान कर देती है, ऐसा समझो। जब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए जाते हैं, तो डीएनए फ्रैगमेंट्स में सेम टाइप के स्टिकी एंड्स बनते हैं, और फिर उसके बाद उनकी जॉइनिंग डीएनए लाइगेज से कर दी जाती है। लाइगेज इज नाम ही है, लाइगेट करना मतलब जोड़ना। तो डीएनए लाइगेज जैसे ही नाम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये वो एंजाइम है जो डीएनए के कट पार्ट्स को जोड़ने में मदद करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पर एक फॉरेन डीएनए है, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने आया, इसको कट किया। ठीक है, ये एक वेक्टर डीएनए है, इसको भी कट किया। अब ये जो लाइगेजेस है, इनको यूज करके इसको यहाँ पर हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो, ये रिकॉम्बिनेंट, ये ऐसा वेक्टर, ये जो है ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जैसा बन गया। अब देखो, ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। इसके बाद अब इसको हम एक होस्ट सेल के अंदर डाल रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद जो सेल्स डिवाइड होंगी, उनके में भी सेम प्रॉपर्टीज आएंगी, सेम डीएनए आएगा। अब देखो, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्लोनिंग वेक्टर किसको कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हमने शुरू शुरू में क्या देखा, कि जो कैरी करेगा फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर। तो इसके बारे में वही बात लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन में यही बात लिखते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल, क्लोनिंग वेक्टर भी एक डीएनए मॉलिक्यूल ही है जो कि एक फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करता है और होस्ट सेल के अंदर रिप्लिकेट करने में मदद करता है। कौन कौन ऐसा क्लोनिंग वेक्टर जैसा काम कर सकता है? तो प्लाज्मिड वेक्टर्स और बैक्टीरियोफेजेस तुम्हारे क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम कर सकते हैं। प्लाज्मिड्स क्या है? प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ये पाए जाते हैं, ये तुम्हारे क्रोमोसोमल डीएनए से अलग होते हैं, ये बाहर होते हैं। सम प्लाज्मिड्स हैव ओनली 1-2 कॉपीज पर सेल। कुछ कुछ प्लाज्मिड्स जो है सिर्फ 1-2 कॉपीज बना सकते हैं, तो कुछ 15 से 100 कॉपीज बना सकते हैं। बैक्टीरियोफेजेस के बारे में अगर देखें, तो ये बहुत सारा बना सकते हैं, हाई नंबर पर सेल, और इनका कॉपी नंबर बहुत ही ज्यादा है। ये इसका कॉपी नंबर इसको बोल सकते हैं, जितनी कॉपीज बना पाए पर सेल। ठीक है, अब देखो, when the cloning vector are multiplied in the host, the linked piece of DNA is also multiplied. अब ये अगर मल्टीप्लाई करेगा, तो जो लिंक्ड पीस है इसके साथ जो हमने डिजायर्ड जीन डाला है डीएनए का, डीएनए का जो डिजायर्ड जीन डाला है, वो भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। उसका कॉपी नंबर कितना होगा? वो जो डीएनए हमने डाला है उसका कॉपी नंबर भी हमारे प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के ही कॉपी नंबर जितना होगा। मतलब हमारा जो लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए है उसका कॉपी नंबर और वेक्टर का कॉपी नंबर सेम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉपी नंबर तो वेक्टर का होता है और उस वेक्टर के साथ ही अटैच्ड है। तो जो वेक्टर का कॉपी नंबर, वो ही तुम्हारे लिंक्ड पीस ऑफ डीएनए का कॉपी नंबर। अब चलते हैं फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। पहला, तुम्हारे वेक्टर के पास एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, और वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल होना चाहिए। चलो एक स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको इसको हूबहू ऐसे ही याद कर लेना है। हो सकता है इसके डायग्राम को बनाने का क्वेश्चन आ जाए, या फिर ऐसे ही डायग्राम दे दे और कोई जगह को ब्लैंक कर दे कि बताओ यहाँ पर क्या है। तो फिर आपको इसको एज इट इज ही याद रखना है। सबसे पहले हम ना, तुम गोल सा बना करके देखो, सबसे पहले तुम क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओके, वेरी गुड। आगे अभी और भी चीजें पढ़ते जाएंगे तो हम लोग को और अच्छे से याद होता जाएगा। देखो, इसमें जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, हिंद 3 वाली, इको R1 वाली, BAM H1 वाली, SAL1 वाली, PVO2, PST1, CLA1, ये सब चीजों का सिग्निफिकेंस हम आगे जानेंगे। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि यहाँ पर एक एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट पार्ट है, और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। ठीक है, इतनी चीजें अगर आप अभी के लिए याद रखते हैं, और एक आरओपी भी यहाँ पे याद रख लो, इतनी चीजें याद रखते हैं। और ये हमारा इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर है, PBR 322, वेरी इंपॉर्टेंट।
सीधा सीधा क्वेश्चन इसकी डायग्राम से या फिर डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है। आगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, नाम से ही पता चल रहा है। फिर ए पीस ऑफ डीएनए लिंक टू ओआरआई कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। वो डीएनए का पीस जो ओआरआई के साथ लिंक्ड होगा, वो होस्ट सेल में जाकर के भी रेप्लिकेट कर सकता है। It also controls the copy number of linked DNA. So, for getting many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. ठीक है, जितना अभी पीछे हमने देखा ना कि जितना कॉपी नंबर वेक्टर का होगा, वही कॉपी नंबर हमारे डिजायर्ड जीन का भी होगा। मतलब जो हमने डीएनए का पीस इंसर्ट किया है होस्ट सेल के अंदर, वो ही उसका भी कॉपी नंबर होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे टारगेट डीएनए का बहुत सारा कॉपी हो, कॉपी नंबर ज्यादा बने, तो हम उसको कैसे वेक्टर के साथ डालेंगे? हम उसको वैसे वेक्टर के साथ डालेंगे जिस वेक्टर का भी कॉपी नंबर बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो हमारा वेक्टर का क्या होना चाहिए? कॉपी नंबर ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में जानते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर ये वैसा जीन है जो ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानने में मदद करता है। सेलेक्टेबल मार्कर नाम से ही पता चल रहा है, जो मार्क करता हो कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। इफ अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, जब हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, उसके बाद जब हम उसको होस्ट बैक्टीरियम में डाल देते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और जिस बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसका नहीं हो पाया, उसको कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक, अब देखो, जो सेलेक्टेबल मार्कर है इकोलाई का, इसमें कुछ जीन्स हैं जो कि कुछ एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरेम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन। ठीक, तो आपके पास यहाँ पर लिखा है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, आपको इन सभी को याद रखना है। अच्छा, जो नॉर्मल इकोलाई सेल्स हैं, उनके में इन सभी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। अब देखते हैं क्लोनिंग साइट्स के बारे में। एक एलियन डीएनए, मतलब बाहर से जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उसको लिंक करने के लिए वेक्टर के पास एक या कुछ रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए। ठीक है, जहां पर उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको पहचान पाए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको काटता है? रिकॉग्निशन साइट को काटता है ना। तो इसीलिए एक या एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होना चाहिए। ठीक, अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होता है, तो वो क्या करेगा? बहुत सारे फ्रैगमेंट्स कर देगा, जिससे जीन क्लोनिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो हम कैसा वेक्टर चूज करेंगे? जिसके जिसके पास रिकॉग्निशन साइट प्रेफरेबली एक ही हो या बहुत कम हो। एक या एक से थोड़ा सा ज्यादा, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। अब देखो, ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one or the two antibiotic resistant genes. एलियन डीएनए को कहाँ जोड़ते हैं? जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तुम्हारा, एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन, इन दोनों में से किसी जगह पे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ligation of foreign DNA at BAM-H1 site of a tetracycline resistance gene in vector PBR322, as a result recombinant plasmid is formed। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए हम फॉरेन डीएनए को क्या कर सकते हैं? ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का बैम एच वन साइट है, ये वाला बैम एच वन साइट, यहाँ पे अगर हम फॉरेन डीएनए को ऐड कर देते हैं, तो बस बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब देखो, अगर लाइगेशन नहीं हुआ, तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा। लाइगेशन हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। आगे देखते हैं। अब अगर किसी फॉरेन डीएनए में जीन डाला जाए, तो जीन इनएक्टिवेट। अब जैसे यहां पर हमने देखा था कि दो रेजिस्टेंट पार्ट्स थे, एक एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन था, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम हमारे फॉरेन डीएनए को या तो यहां पर ऐड कर सकते हैं या फिर यहां पर। तो अगर हम उसको एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन के पास ऐड करते हैं, लाइगेट करते हैं, तो इस वेक्टर का एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस खत्म हो जाएगा। या फिर
अगर हम उसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास ऐड करते हैं तो इस वेक्टर का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। तुम अपना फॉरेन डीएनए जहां पर ऐड करोगे, जिस अ, जिस भी जीन के पास ऐड करोगे, उसकी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। जहां पर इंसर्ट किया उसको इनएक्टिव कर दिया। ठीक है। जब एक फॉरेन डीएनए जीन विद इन अ जीन ऑफ बैक्टीरिया ऐड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो वही जीन इनएक्टिवेट हो जाता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपको ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में मदद करेगी। अगर रिकॉम्बिनेंट को अगर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अगर हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में डीएनए को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास ऐड किया था, तो वो वाला जो प्लाज्मिड है उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन डीएनए हमारे टेट्रासाइक्लिन जीन के पास ऐड हुआ है। when the plasmid are introduced into the E. coli, फिर यही प्लाज्मिड, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इसको जब E. coli में डालेंगे तो E. coli में तीन तरह के सेल्स बन सकती हैं। अब देखो यहाँ पर, या तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बन सकती है, या तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या फिर ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब देखो, ये जो एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, क्या हो सकता है? या तो तुम्हारा वेक्टर जो बन के बना था, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ये या तो इसमें ऐड हो पाएगा या तो ऐड नहीं हो पाएगा। अगर ऐड हुआ तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन गया, नहीं ऐड हो पाया तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन गया। ठीक। अब इसमें हमने क्या किया, नॉन नॉन अब इसमें हमने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, एम्पिसिलिन डाला, और यहाँ पे हुआ क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हुआ है ना। तो इसमें अगर हम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल को डालेंगे तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल तो यहाँ पर क्या करेगा, ग्रो करेगा, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड सेल यहाँ पर नहीं ग्रो करेगा। यहाँ पे फिर कौन सा बन के आएगा, जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज है। अब यहाँ पर एक और चीज भी है। एक मास्टर प्लेट लिया हमने जिसमें नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर और ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हमने सब डाला। यहाँ पर तीन को तुम पहचानोगे कैसे? सबसे पहले तो दो तरह के सेल्स होंगे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल और नॉन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, जिसमें वेक्टर गया और वेक्टर नहीं गया। ठीक है। अब उसके बाद जो तुम्हारे पास, तो उसको हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म। अब अगर यहाँ पर हमारे पास बन के आ रहा है, अच्छा मास्टर प्लेट वाला हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें इतनी बातें हम लोग याद रख लेते हैं कि एक तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बन के आएंगे, दूसरे ट्रांसफॉर्मेंट जिनका नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, और तीसरा वैसे ट्रांसफॉर्मेंट जिनका प्लाज्मिड भी रिकॉम्बिनेंट है। तीन पॉसिबिलिटीज है। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो, जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है इसको हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट से? ट्रांसफॉर्मेंट को पहले हम क्या करते हैं, एम्पिसिलिन मीडियम पे डालते हैं। तो जो तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो तो जिंदा रहेंगे ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट्स के अंदर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट अभी भी है, क्योंकि उसके टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस में हमने डीएनए को ऐड किया था। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का हो रहा है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस का इनएक्टिवेशन हो रहा है। तो अगर इसको एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर डालते हैं तो ये तो क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब देखो, जो रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो करेगा एम्पिसिलिन मीडियम में, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया है। टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वो मर जाएगा। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो दोनों में ही ग्रो करेंगे, क्योंकि उनका दोनों ही रेजिस्टेंस चालू है, उसका कोई भी इनएक्टिव नहीं हुआ है। अब देखो क्लोनिंग साइट्स। तो जो वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट, तो दो का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक के पास तो हम डीएनए को लाइगेट कर देंगे, पहचानेंगे कैसे अगर एक ही होता तो, कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो बस वही पहचानने के लिए हम लोग हमारे पास रेसिस्टेंट जीन्स लगाते हैं। ठीक है। द इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हेल्प टू सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंट। ये बात समझ आई? जब हमारे वेक्टर में एक एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन था यहाँ पर, और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन था, अगर सिर्फ एक होता
तो हमारे हम कैसे पता लगा पाते? नहीं पता लगा पाते। तो हमने क्या किया, डीएनए अगर हमने यहाँ ऐड किया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस खत्म हो गया। तो अगर हम उसको, अब हमें क्या चाहिए, जो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो तो हमको चाहिए, तो हम एम्पिसिलिन मीडियम में डालेंगे। एम्पिसिलिन मीडियम में हमारा जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है वो तो ग्रो करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में हमारा सिर्फ नॉन ट्रांसफॉर्म्ड ग्रो करेगा। तो ऐसे हम पहचान पाएंगे ना, डिफरेंस लगा पाएंगे कि जहाँ जो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी जिंदा है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो बस वहां से हम लोग एम्पिसिलिन में फिर चेक करेंगे कौन सा नहीं है, और जो एम्पिसिलिन में भी जिंदा रहेगा वो होगा हमारा ट्रांसफॉर्म्ड वाला। अब देखो, but this type of selection of recombinant is a difficult procedure because it needs simultaneous plating on two plates. अब ये एकदम काफी टीडियस प्रोसेस हो जाता है, मतलब थोड़ा टफ है, हिक्टिक है। इसमें दो प्लेट्स हमें कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा आफ्टर अ पॉइंट। तो इसीलिए हमने क्या किया, सेलेक्टेबल मार्कर्स बना लिया कि ये झंझटी खत्म, पहचानने की झंझटी खत्म, कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड है कौन सा नहीं है। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स को डेवलप किया गया उनकी एबिलिटी पर। क्यों? क्योंकि ये क्रोमाजेनिक सब्सटेंस बना पाते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक लैक्जेट जीन होता है। देखो, इन दिस a recombinant DNA is inserted into the coding sequence। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाता है कोडिंग सीक्वेंस में। वहां पर एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये यहाँ का जो जीन है वो तो इनएक्टिवेट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे डीएनए हमने डाल दिया है। अब क्या होगा, देखो, ये जो बीटा गैल है इसके पास लैक्जेट जीन होती है, जो कि एक क्रोमाजेनिक सब्सटेंस होता है, एक्स गैल, जिसके प्रेजेंस में ये ब्लू कॉलोनीज बनाती है, ब्लू कलर देती है। ठीक है, क्रोमाजेनिक सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कलर दे। ठीक है, तो जो अब जो जीन इनएक्टिवेट हो गया इंसर्शन इनएक्टिवेशन की वजह से, वैसे कॉलोनीज में कलर प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो बस पहचान लिया हमने कि वही रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं जो व्हाइट कॉलोनीज बना रही है, ना कि ब्लू कॉलोनीज। अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में कोई इंसर्ट नहीं है, मतलब क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, मतलब कोई भी जीन इनएक्टिवेट नहीं हुआ है, तो वहां पर ये जो तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट देगा, तो वहां पर ब्लू कॉलोनीज बन के आएंगी। तो जो ब्लू कॉलोनीज होंगी वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो व्हाइट कॉलोनी होगी वो ट्रांसफॉर्मेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर वही लिखा है, फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड वेक्टर, इसमें लैक्जेट जीन के साथ इंसर्ट किया, इसमें कोई इंसर्ट नहीं है। यहाँ पर क्रोमाजेनिक सब्सटेंस भी अगर डाला तो व्हाइट कॉलोनीज बन के आई, यहाँ पर ब्लू कॉलोनीज बन के आई। ठीक है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल। अब देखते हैं प्लांट और एनिमल में कौन कौन से वेक्टर्स यूज किए जाते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे। इनका एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो तुम्हारे वेक्टर्स हैं, ये, अब देखो, जेनेटिक टूल ऑफ सम पैथोजन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन्स टू प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ कुछ जेनेटिक टूल्स जो हैं प्लांट के और एनिमल्स में जीन्स को डिलीवर करने के लिए यूज कर लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस का। ये डाइकॉट प्लांट का एक पैथोजन है, दूसरा है रेट्रोवायरस। अब देखो, प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस जो है वो बहुत अच्छे से डीएनए का पीस मतलब डिलीवर कर सकती है। अब इसमें क्या होता है कि ये, इसको टीडीएनए क्यों कहते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग या फिर ट्यूमर फॉर्मिंग। ये नॉर्मल प्लांट सेल में ट्यूमर बना देती है, जिससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी रैपिड सेल डिवीजन होगा, केमिकल्स जो भी पैथोजन को रिक्वायर्ड केमिकल्स है वो जल्दी जल्दी बनेगा। अभी इसके बाद आ गया ट्यूमर इंड्यूसिंग, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस जो है, ये क्लोनिंग वेक्टर को मॉडिफाई कर देती है, विच इज नॉट पैथोजेनिक बट कैन यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टू प्लांट। इतनी चीजें हैं प्लांट के केस में। अब देखो,
अगर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स के केस के लिए रेट्रोवायरस यूज होता है। ठीक है। प्लांट में एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस याद रख लोगे, टीआई प्लाज्मिड याद रख लोगे, दो बात। उसके बाद रेट्रोवायरस जो है ये एनिमल्स के केस में नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल बनाता है और डिजायरेबल जीन को डिलीवर कर देता है एनिमल सेल्स के अंदर। इसके बाद कॉम्पिटेंट होस्ट की जब बात करते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट क्यों चाहिए? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब डीएनए जो है वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकता। इसीलिए बैक्टीरियल सेल को पहले कंपिटेंट बनाना पड़ता है ताकि बाहर से कोई डीएनए उनको पास कर सके, या कोई बाहर से जो प्लाज्मिड आया है वो उनको पास कर सके। नहीं तो वो तो बाहर से ही अंदर आ नहीं पाएगा। इसीलिए बैक्टीरियल सेल को बाहर से ट्रीट किया जाता है एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जिसमें डाइवेलेंट केटायंस होते हैं कैल्शियम के, ताकि डीएनए बैक्टीरिया के सेल्स को उस पोर्स के थ्रू पास कर सके। ऐसे सेल्स जो हैं दे आर इंक्यूबेटेड विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। पहले तो इनके ऊपर आइस की ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद उनको 42 डिग्री सेल्सियस पे डालते हैं, मतलब हीट शॉक देते हैं उनको। पहले आइस पे, देन उनको हीट शॉक देते हैं, और उसके बाद वापस से उनको आइस पे रख देते हैं। इससे क्या होता है? बैक्टीरिया आराम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले पाती है। इसके बाद कुछ और भी मेथड्स हैं जिससे कि हम डीएनए को, जो बाहर का डीएनए है हमारा एलियन डीएनए, जिसको होस्ट में डाल सकते हैं। इसमें आता है माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक्स जिसको जीन गन भी कहते हैं, या डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। बायोलिस्टिक्स में क्या होता है? सेल्स आर बम्बार्डेड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। ये मेथड प्लांट के लिए यूज करते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, इसमें क्या होता है? जब ये सेल को इन्फेक्ट करता है तब ये ट्रांसफर कर देता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर। इतने मेथड्स हैं एलियन डीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के लिए। अब आ जाते हैं कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। इसमें सबसे पहले आता है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन। सबसे पहले तो ढूंढो कहाँ से तुमको डीएनए चाहिए, उस डीएनए का कौन सा जीन चाहिए। उसके बाद डीएनए को, अब वो जो डिजायर्ड जीन है उस वाले लोकेशन पे, यानी स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना है। तीसरा, अब वो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्पलीफाई भी तो करेंगे, हम चाहेंगे कि उसके बहुत सारे कॉपीज हों, तो हम उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू एम्पलीफाई कर देंगे, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर मेथड। चौथा है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, अब होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस भी करना है। पांचवा, अब इतना जब हो जाएगा तो हमारे पास हमारा जीन प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। और लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो चलो इन सभी को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला, अब अगर बैक्टीरियल सेल है या प्लांट सेल है या एनिमल सेल है तो क्या क्या करेंगे? अगर बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम देंगे, प्लांट सेल है तो सेलुलेज देंगे, एनिमल सेल है तो हम लोग यहाँ पे अगर फंगस है तो फिर हम काइटिनेज देंगे। ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने का बहुत सारा चांस है। अगर बैक्टीरियल सेल है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, बैक्टीरियल सेल को हम लोग लाइसोजाइम दे करके ब्रेक करेंगे। अगर एन प्लांट सेल है तो सेलुलोज का होता है, सेलुलेज देंगे। उसके बाद अगर फंगल सेल है तो हम लोग उसको काइटिनेज देंगे। अब क्या होता है, सेल को तोड़ करके डीएनए निकाला जाता है, और भी जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, इनको निकाला जाता है। आरएनए को रिमूव किया जाता है राइबोन्यूक्लियेज से ट्रीट करके। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए हम लोग राइबोन्यूक्लियेज का यूज करेंगे, आरएनए वहां से यूज किया निकाला जाएगा। प्रोटीन को रिमूव किया जाता है प्रोटीएज के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। बाकी के मॉलिक्यूल्स भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट डाल करके रिमूव किए जाते हैं। व्हेन चिल्ड इथेनॉल इज एडेड, लास्ट में उसमें चिल्ड इथेनॉल जब ऐड किया जाता है तो डीएनए प्रेसिपिटेट्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुमको सिर्फ डीएनए चाहिए ना, तो डीएनए के अलावा जो भी निकला है इसमें से, आरएनए हो, प्रोटीन हो, पॉलीसैकेराइड हो, लिपिड हो, इन सबको तुम चाहते हो कि वो टूट जाए, वो हट जाए। तो अब क्या करो कि जब तुम्हारे पास एक कंटेंट है, उसको तुम क्या करो, प्रोटीन को प्रोटीएज दे करके तोड़ दो, आरएनए को
राइबो न्यूक्लियस देके तोड़ दो, प्रोटीन को प्रोटीएज देके तोड़ दो, बाकी को भी अप्रोप्रिएट जो भी उनका मेथड है वो डाल करके तोड़ दो, तो बच क्या जाएगा तुम्हारे पास? सिर्फ डीएनए बचेगा। इसमें जब हम लोग चिल्ड इथेनॉल डालेंगे तो ऐसे डीएनए ऊपर बन के आ जाएगा। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे, जो निकालेंगे उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को स्पूलिंग। तो स्पूलिंग के थ्रू फिर हम डीएनए को निकाल लेंगे। अब देखो, यहाँ पर इतनी ही बात है। स्पूलिंग क्या कहते हैं? एक फाइन थ्रेड की तरह डीएनए ऊपर आ जाएगा, प्रेसिपिटेट की तरह ऊपर आ जाएगा ये। जैसे प्रेसिपिटेट नीचे आता है ना, बट बाकी सब वो हो गया, टूट गया, डीएनए तुम्हारा ऊपर आ जाएगा और उसको निकालो आराम से स्पूलिंग के मेथड से। अब देखो क्या होता है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। अब प्रॉपरली काटना भी तो है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, जिनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं। उनकी मदद से हम हमारे डीएनए को स्पेसिफिक जगहों पे काट देते हैं। अच्छा, जिससे क्या हो जाता है, डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं। अब ये जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, इनको सेपरेट किया जाता है एक टेक्निक से जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका पूरा नाम है। इसमें हम लोग यहाँ पर जैसे एक जेल प्लेट लगाई जाती है, ठीक है, एनोड और कैथोड होता है इसमें। इसमें क्या होता है, तुम्हारा डीएनए का जो फ्रैगमेंट्स है वो अपने साइज के अकॉर्डिंग मूव करता है और हम अपना डिजायर्ड जो फ्रैगमेंट है वो पहचान पाते हैं। अब क्या होता है, डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए एनोड की तरफ भागता है। क्यों? डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और एनोड वो तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब देखो, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट ऑफ एगारोज जेल। एगारोज जेल कहाँ से मिलता है? सीवीड से मिलता है। अब इसमें क्या होता है, जिसका साइज छोटा वो ज्यादा भाग पाएगा, जिसका साइज बड़ा है वो कम भाग पाएगा, है ना? तो छोटे साइज वाले सबसे ज्यादा भाग पाते हैं आगे, याद रखना है। अब ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है हमारे वेक्टर डीएनए के साथ भी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिर्फ हमारे डिजायर्ड डीएनए यानी कि सिर्फ फॉरेन डीएनए ही नहीं, हमारे वेक्टर डीएनए के साथ भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, हमारे डीएनए फ्रैगमेंट का ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड बन के आता है जब उनको हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड के साथ स्टेन करते हैं। ऐसे तो हमको दिखेगा नहीं हमारी नेकेड आई से, तो इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद ऑरेंज बैंड्स उनका देखने को मिलता है यूवी के मदद से। तो ये याद रखना है, ब्राइट ऑरेंज कलर आता है इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद यूवी रेडिएशन के अंदर। अब जो ये तुम्हारा डीएनए का बैंड है, इसको फिर अगारोस जेल से निकाल लिया जाता है। ये जो अगारोस जेल से निकालने का प्रोसेस है, इसको इल्यूशन कहते हैं। अब देखो, ये जो कटा हुआ जीन है, अब जो हमने निकाला है, जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे, फ्रॉम सोर्स डीएनए एंड कट वेक्टर। तो ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आया, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड कट वेक्टर, इन दोनों को हमने मिला दिया, ऐड कर दिया लाइगेज का यूज करके, जिससे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। देखो यहाँ से डीएनए बाइंड से हमने ले लिया डीएनए। अब इसके बाद ये वेक्टर को भी हमने कट करके रखा था, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी लेकर के रखा था, इनको लाइगेज की मदद से जोड़ दिया और ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो, अब क्या करेंगे, पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इट इज द सिंथेसिस ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन विट्रो यूजिंग टू सेट ऑफ प्राइमर्स। इसमें दो सेट ऑफ प्राइमर यूज किया जाता है और एंजाइम यूज किया जाता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमर जो है वो छोटे छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड हैं जो कि उस डीएनए के रीजन से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। पीसीआर में क्या क्या होता है, पहले डीनेचुरेशन होता है, फिर एनीलिंग होती है एंड देन एक्सटेंशन होता है। ठीक, डीनेचुरेशन में क्या होता है, टारगेट डीएनए को हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, 94 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएं आपस में। तुम्हारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ताकि वो सेपरेट हो जाए। अब ये जो ईच स्ट्रैंड है इसका, ये टेम्पलेट की तरह काम करता है और उसके ऊपर डीएनए सिंथेसिस होती है। अब आ गया एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होता है, प्राइमर्स उस पर जुड़ जाते हैं। ठीक, ये एनीलिंग का टेम्परेचर होता है 52, तो टेम्परेचर्स भी आपको याद रखना है, डिनेचुरेशन 94 पे, एनीलिंग 52 पे। और इसके बाद लास्ट में आता है एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है प्राइमर का यूज करके
यूजिंग अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जिसका नाम है टाक पॉलीमरेज। ये मिला था थर्मस एक्वेटिकस से, इसीलिए इसका नाम है टाक। टी थर्मस से आया है और ए क्यू आया है एक्वेटिकस से। ये याद रखना है। इट रिमेन्स एक्टिव इन हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डिनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे एकदम हाई टेम्परेचर है ना, तो ऐसे हाई टेम्परेचर के लिए तो हमको कोई ऐसा थर्मस एक्वेटिकस ऐसा है जो हाई टेम्परेचर पे जिंदा रह सके। थ्रू कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन द डीएनए सेगमेंट इज एम्पलीफाइड अप टू 1 बिलियन कॉपीज। जब इतने सारे कॉपीज बन जाते हैं तो ये एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट को फिर हम लोग यूज कर लेते हैं वेक्टर के साथ लाइगेट करने में, और फर्दर उसके बाद हम आगे का काम कर लेते हैं क्लोनिंग का। इसके बाद हम देखेंगे कि इंसर्शन कैसे कैसे होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल के अंदर। यूजिंग एनी मेथड द लाइगेटेड डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू रिसिपिएंट होस्ट। अब जो भी हमने पढ़ा था हमारे, अब वो चाहे तुम्हारा माइक्रो इंजेक्शन हो, बायोलिस्टिक्स हो, जीन गन हो, जो भी मेथड्स हो, इन सब के थ्रू अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डालते हैं। अब देखते हैं कुछ बातें। यूजिंग एनी मेथड द लाइगेटेड डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू रिसिपिएंट और होस्ट सेल। ये डीएनए को ले लेते हैं। इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, अगर एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में और अगर ई कोलाई में वो ट्रांसफर किया गया है तो होस्ट सेल एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट बन जाएगा। If the transformed cell are spread on agar plate containing ampicillin, only transformants will grow. जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन होगा वो तो सिर्फ एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा। अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई। अब यहाँ पे आपको ये एक पुरानी बात वापस से याद रखनी है कि वेक्टर में इसका मतलब डीएनए को कहाँ पर ऐड किया गया था? टेट्रासाइक्लिन के पास। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट वाली साइट पे हमने वेक्टर को डाला था, इसीलिए उसका एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन अभी भी एक्टिव है। तो वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन उसका अभी भी काम कर रहा है और वो सेल एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट सेल है। और इसीलिए जब एक मीडियम में डालेंगे जहां पर एम्पिसिलिन होगा वहां से ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे। अनट्रांसफॉर्मेंट जो है वहां पर मर जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब अल्टीमेट हमारा क्या एम है कि हम अपना जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बना पाए। तो अल्टीमेट एम ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कि हम एक डिजायरेबल प्रोटीन बना पाए। If a protein encoding foreign gene is expressed in a heterologous host, it is called as recombinant protein. अब देखो, ये जो सेल्स हैं जिनके अंदर फॉरेन जीन्स हैं इनको लेबोरेटरी में भी हम ग्रो कर सकते हैं। इनके कल्चर्स यूज किए जाते हैं डिजायर्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और बाद में इनको प्यूरिफाई कर लिया जाता है अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स यूज करके। सेल को और भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे? कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम पे। Here the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other side. ठीक, इतनी बातें थी फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के बारे में। अब लास्ट में हम लोग आते हैं बायोरिएक्टर्स के ऊपर। बायोरिएक्टर्स किनको कहते हैं? ये बर्तन हैं, बड़े बड़े बर्तन, वेसल्स, जिसमें रॉ मटेरियल्स को बायोलॉजिकली हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में। ठीक, कैसे? माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल या ह्यूमन सेल्स का यूज करके। मतलब बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी, जो प्रोसेसेस, जो प्रिंसिपल्स, उनका यूज करके जब रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जाएगा स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, वो कहाँ पर होगा? वो बायोरिएक्टर्स के अंदर होगा, लार्ज स्केल में। बायोरिएक्टर में ज्यादा लार्ज स्केल में बन सकता है। कितना ज्यादा? तो 100 से 1000 लीटर ऑफ कल्चर एक बार में बन सकता है। ये बायोरिएक्टर में ऑप्टिमल ग्रोथ होता है। ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन होता है कैसे? प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन और ऑक्सीजन मिल जाता है, जिससे कि डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है स्टर्रिंग टाइप, जिसको स्टर्ड टैंक रिएक्टर भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी के 2 डायग्राम्स है। ये एक सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है और ये वाला स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। इसके अंदर एयर बबल्स स्पार्ज किए जाते हैं, डाले जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक रिएक्टर। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, एक कर्व्ड बेस होता है जो कि मिक्सिंग को फैसिलिटेट करता है। जो स्टायरिंग है मतलब बार बार जो घूमता है, इससे मिक्सिंग इवनली होती है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी रहती है, और साथ ही साथ एयर को भी बबल किया जा सकता है। तो
इस वाले में एयर बबल की बात नहीं की है, यहाँ पर एयर बबल स्पार्ज किए जाते हैं, इसीलिए स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। दोनों ही स्टर्ड टैंक है, ये सिंपल है, ये स्पार्ज्ड है। बायोरिएक्टर के क्या क्या पार्ट हैं? इसमें एक एजिटेटर सिस्टम होता है, एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, क्योंकि अगर घुमाया जाएगा तो फोम बन के आएगा, फोम कंट्रोल करना है। एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, एक पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, और सैम्पलिंग पोर्ट्स होता है, ताकि समय समय पर कल्चर को निकाला जा सके। ठीक। अब लास्ट में हम आते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, जैसे जिसमें क्या क्या हो, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद। जब प्रोडक्ट बन जाता है सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स के साथ, तो ऐसे फॉर्मुलेशंस के साथ फिर क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं और उनका क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग किया जाता है। इतनी बातें थी हमारे इस चैप्टर में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, इसके दो मेन एप्लीकेशंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो पहले बायोटेक्नोलॉजी का डिफाइन कर दोगे, जो तुम्हारे यूरोपियन फेडरेशन ने दिया था। उसके दो एप्लीकेशंस लिख दोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। प्लाज्मिड किसको कहते हैं? इसको वेक्टर की तरह क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें ओआरआई होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। इनका रोल क्या है? ये स्पेसिफिक जगह पे काटते हैं, स्टिकी एंड्स छोड़ते हैं। दो तरह के होते हैं, पहले तो लिख देना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस ग्रुप में आते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करो। पीसीआर में क्या होता है? पीसीआर में मल्टीप्लिकेशन बढ़ाते हैं। कितना सारे ही लिख दोगे। इसके एप्लीकेशंस लिख दोगे पीसीआर का, कहाँ पर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होता है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? पांचों छह स्टेप्स लिख देना। नेम टू कॉमनली यूज क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर कौन कौन से तुम कॉमनली यूज करते हो? तो PBR322 लिख दो। और प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज लिख दो। तुम्हारे कॉमन वेक्टर्स तो यही वाले होते हैं, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेजस। एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस का लिख दोगे। एक्सोन्यूक्लियस लास्ट में से, एंड पर से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाता है। इंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक साइट पे कट करती है। ओआरआई का इंपॉर्टेंस, अगर ओआरआई नहीं होगा तो होस्ट सेल में जाके रेप्लिकेशन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, उनके प्रोजनी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। रोल ऑफ लाइगेस जोड़ने में मदद करता है। अब आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पे। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, अभी अभी हमने बहुत ही डिटेल में देखा है। पीसीआर लिख जाओगे आराम से, ये हमने अभी पढ़ा। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को चुनने में मदद करता है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है मेडिसिन और एग्रीकल्चर में? अच्छा, ये एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे, अगले वाले चैप्टर में देखेंगे ये वाला। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर विद अ सूटेबल डायग्राम। बिल्कुल वही PBR322 वाला याद करके आपको अच्छे से बनाना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फॉलोइंग इन बायोटेक्नोलॉजी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करती है डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशंस पे, डिजायर्ड लोकेशंस पे। डीएनए लाइगेज जोड़ती है हमारे डीएनए को वेक्टर के अंदर। होस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्पिटेंट हो, जिसके सेल्स को हम तोड़ करके हमारा डिजायर्ड डीएनए डाल सकें, और जिसके अंदर एनवायरनमेंट ऐसा हो कि फिर वो मल्टीप्लाई कर सके। अब देखो, इसमें डायग्राम्स बनाने के लिए क्या ही आ सकता है? एक तुम्हारा क्लोनिंग वेक्टर का आ सकता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का तुम एक फ्लो चार्ट जैसा बना करके दिखा सकते हो, और एक कैसे तुमने डीएनए के पीस को कट किया, फिर एक वेक्टर को कट किया, फिर उसके बाद इन दोनों को मिला करके ये ऐसे बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसके बाद होस्ट सेल का दिखा देना इकोलाई का सिंपल सा बना करके, पीसीआर का। ठीक है, इजी क्वेश्चंस कर ले जाओगे आराम से। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? वेक्टर की तरह कौन यूज किया जाता है? प्लाज्मिड सबसे ज्यादा हमने अभी तक तो पढ़ा है उसके बारे में। विच एंजाइम इज नोन एज द मॉलिक्यूलर सीजर? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है।
तीसरा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओआरआई साइट? ओआरआई साइट क्या करती है? तुम्हारा रेप्लिकेशन को शुरू कराती है, इनिशिएट। नाम ही है इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। टू का डीएनए नहीं होगा, टू रेप्लिकेट नहीं, टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। पीसीआर क्यों यूज किया जाता है? एम्पलीफिकेशन के लिए। The first recombinant DNA was created by linking a gene encoding antibiotic resistant with a plasmid of। पहला कब मिला था? ई कोलाई के अंदर हमने डाला था। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? ध्यान से पढ़ते हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, सीक्वेंसिंग ऑफ आरएनए, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। इसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसमें आरएनए कहाँ से आया भैया? ये नहीं होगा। इसके बाद द एंजाइम यूज टू जॉइन टू डीएनए फ्रैगमेंट इज। जोड़ने का काम जैसे ही आएगा हमको याद आ जाएगा, लाइगेज को लिखना है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड एज अ होस्ट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट? सबसे कॉमनली यूज्ड हम लोग किसको करते हैं? इकोलाई को। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी, ट्रू फॉल्स वाले को बस ऐसे मत देखो। ट्रू फॉल्स वाला ऐसे भी आ सकता है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम। तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है अगर तुम इसको ध्यान से करोगे तो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस कॉल्ड एज रिकॉग्निशन साइट। बिल्कुल सही बात है। पीबीआर 322 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। एकदम ठीक बात है। डीएनए लाइगेज ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डीएनए। नहीं भाई, डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करती है, ना कि तोड़ने का। तो गलत है। पीसीआर रिक्वायर टाक पॉलीमरेज टू एम्पलीफाई डीएनए। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इज कॉल्ड एज। क्लोनिंग कहते हैं इसको। डैश इज यूज टू एम्पलीफाई ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। पी जैसे ही एम्पलीफाई आए तो पीसीआर को याद कर लेना है। द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कोहेन एंड बोयर। Dash are sequences in the DNA where restriction enzymes cut. Recognition sequences जहाँ पे restriction enzyme पहचान के काटती हैं। Last, the enzyme dash is used to seal gaps। मतलब ऐड करने की बात की जा रही है, लाइगेज का काम आ जाएगा। इतनी बातें थी हमारे इस चैप्टर के बारे में। साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस भी करा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर इतने क्वेश्चंस आप ध्यान से कर लेते हैं, अच्छे से लिखते हैं और याद करते हैं, तो फिर दैट्स इट अबाउट ऑल ऑफ दिस चैप्टर। इसके अगले चैप्टर में हम एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और जो रिमेनिंग एक क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन वाले चैप्टर में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।